नमस्कार मित्रों, विधानसभा चुनाव 2023 अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां नामांकन की अंतिम तिथि है। एक दो दिन में जब नाम वापसी हो जाएगी तब इस तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। वैसे भी मध्य प्रदेश कांग्रेस और भाजपा दो ही दलों की सरकार बनाने के लिए जाना जाता है। आम आदमी पार्टी ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वो सब जगह अपने प्रत्याशी खड़े कर पाए और ना ही उनके पास कोई बड़ा नेता और कोई बड़ा चेहरा है। तो हमारे बीच सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लगातार 18 वर्षों से सरकार में है। बीच में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि 2018 का मैंडेट कांग्रेस को ही मिला था, लेकिन जोड़ तोड़ के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। इसलिए कांग्रेस को काम करने के लिए थोड़ा कम समय मिला था। उन अपने 18 महीनों के काम को लेकर एक बार फिर कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है और पूरी उम्मीद के साथ है कि इस बार उसका आंकड़ा इतना मजबूत होगा कि सरकार भी बनेगी और किसी तरीके की जोड़ तोड़ भी नहीं की जा सकेगी। हम आज इसी आकलन के लिए बैठे हैं, क्या होगा 2023 में कांग्रेस और भाजपा के बीच। हमारे साथ हैं विप्लव अग्रवाल, सीनियर जर्नलिस्ट, और विप्लव अग्रवाल प्रधान संपादक हैं दैनिक जनपक्ष के। जनपक्ष वो अखबार है जो पिछले 40 वर्षों से महाकौशल की राजनीति को लिख रहा है, पढ़ रहा है और दिखा रहा है। छिंदवाड़ा में आपका बहुत जो अखबार है वो 40 वर्षों से लार्जेस्ट सर्कुलेशन में है, पढ़ा जाने वाला अखबार है और राजनीति की नब्ज विप्लव अग्रवाल बहुत अच्छे से जानते हैं। विप्लव जी, क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं 2023 में? परिस्थितियों का जहाँ तक बात है, आज नामांकन का आखिरी दिन है और मुझे लगता है कि कल 1 तारीख है और 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में चुनाव प्रचार में जो गति आएगी, उसके बाद ही हम यह स्पष्ट कहने की स्थिति में होंगे कि कौन सी पार्टी बढ़त पर है। फिलहाल तो अभी जो दिख रहा है वो उसमें यह लगता है कि दोनों दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लगभग बराबरी की स्थिति में है। आज से 3 महीने पहले तक या 2 महीने पहले तक कांग्रेस हमें निश्चित तौर पर बढ़त में दिखाई दे रही थी, लेकिन पिछले 2 ढाई 3 महीनों में भाजपा ने बहुत मेहनत की है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, नई नई घोषणाएं की हैं, उन्हें लागू करने का दावा किया है। कुछ आंशिक तौर पर लागू भी कर दी गई चुनावी आचार संहिता के पहले। तो आज भाजपा भी लगभग बराबरी की स्थिति में आ गई है और मुझे लगता है कि भाजपा को यह पूरी उम्मीद होगी कि वह इन घोषणाओं की बदौलत, अपनी योजनाओं की बदौलत फिर से सरकार बनाने में सक्षम होगी। वहीं कमलनाथ जी कांग्रेस के स्टार चेहरा भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं, तो वे अब उस पड़ाव पर हैं कि उनके लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की लड़ाई इस तरह से कि इसके बाद उन्हें शायद, जो मुझे महसूस होता है कि वे सक्रिय राजनीति में, उनके लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो इस बार की है। उन्हें जो एक धक्का लगा था पिछले बार, भाजपा के बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक छोड़ के भाजपा में चले गए थे, कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी, तो उन्हें जो धक्का लगा था, इसलिए उन्हें शायद ऐसा कहा जाता है और महसूस भी होता है कि उन्होंने प्रण लिया है कि मुझे किसी भी कीमत पे सरकार बनानी है और वो इसीलिए वो भी आगे बहुत मेहनत कर रहे हैं। केवल एकमात्र स्टार चेहरा लगते हैं वे, जिनको इच्छा है कि हम किसी भी कीमत पे भाजपा को पराजित करना है। अभी प्रियंका गांधी जब आई थी तो जो घोषणाएं उन्होंने की, उससे भी यह समझ में आता है कि ये किन प्रकार हर तरीके से कांग्रेस भी कृत संकल्पित है और भाजपा इस बात के लिए तैयार बैठी है कि उसे कांग्रेस को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने से रोकना है। अब आगे देखिए क्या होता है, अगले 10-12 दिनों में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन सी पार्टी बढ़त पर है। कांग्रेस की यदि हम बात करें तो पिछली बार तो उन्होंने सरकार बनाई थी, इस बार भी ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति अच्छी है और जो सर्वे आए हैं उसके हिसाब से भी स्थिति अच्छी है। पर जिस तरह से केंद्र सरकार के मंत्रियों को उतारा गया है, प्रधानमंत्री और अमित शाह स्वयं पूरी तरह से इस क्षेत्र को मॉनिटर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को, और वो भी उसी मेहनत के साथ सरकार बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से नेता और स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जो अभी कांग्रेस की लिस्ट आई 40 लोगों की जी, यदि हम उसमें देखें तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उसके बाद यदि कोई बड़ा नाम है
तो एकमात्र कमलनाथ का है। दिग्विजय सिंह की बहुत ज्यादा डिमांड ये महाकौशल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में नहीं होती है। तो क्या आप ये मानेंगे कि कांग्रेस के सर्वमान्य और एकमात्र एक छत्र नेता इस समय कमलनाथ है? देखिए, कमलनाथ जी का जो राजनीतिक इतिहास है वह बहुत समृद्ध है। वे एक पढ़े लिखे सुयोग्य नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। केंद्र में जहाँ तक मुझे जानकारी 7 से ज़्यादा मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके हैं। और जिसे आप जमीनी राजनीति कहते हैं, वे जमीनी राजनीति 1980 से करते आए हैं। वे जब छिंदवाड़ा से सांसद पहली बार निर्वाचित हुए थे तो उनकी उम्र शायद 33-34 साल थी, और आज उन्हें छिंदवाड़ा में राजनीति करते हुए लगभग 40-43 साल से ऊपर हो चुका है। और उसके बाद वे कभी वहाँ से 9 बार लगातार सांसद रहे हैं। वहाँ से वे केवल एक बार पराजित हुए हैं, वो कुछ समय के लिए सुंदरलाल पराजित, पटवारी। हाँ जी, सुंदरलाल पटवा जी ने उन्होंने, और लेकिन जिस समय वो पराजित हुए थे तो अगले वर्ष 1998 में जब फिर से जनरल इलेक्शंस हुए थे तो बहुत- उन्होंने उनको पराजित कर दिया था। जी। पटवा जी को उन्होंने पराजित कर दिया था। और उसके पहले 11वीं लोकसभा की बात है तो कमलनाथ जी की श्रीमती जी जो है, श्रीमती अलकानाथ, वो वहाँ से निर्वाचित हुई थी। उस समय शायद कमलनाथ जी चुनाव नहीं लड़े थे, किसी कारणवश हवाला कांड में उनका उनका नाम आया तो था, तो वे चुनाव नहीं लड़े थे। तो अलकानाथ जी वहाँ से चुनाव जीती थी, और अलकानाथ जी का इस्तीफा होने के बाद कमलनाथ जी जब चुनाव में खड़े हुए तो उन्हें पटवा जी ने पराजित कर दिया था। तो वे टोटल 9 बार वे सांसद रहे हैं वहाँ से, एक बार पराजित हुए, अगले साल उन्होंने पटवा जी को फिर से पराजित कर दिया है। तो छिंदवाड़ा में स्पष्ट तौर पे यह है कि वहाँ के एक छात्र राज जो कहेंगे तो पिछले 40-45 साल से केवल कमलनाथ जी का रहा है, और पूरे प्रदेश की राजनीति में उनका गहरा दखल रहा है। चाहे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हों या उसके पहले भी जो कांग्रेस की राजनीति 1980 से चलती आई हो, उन सभी में कमलनाथ जी का पूरा गहरा दखल होता था, और उनके हिसाब से नीतियां प्रदेश में भी बनती थी। केंद्र में भी वे लगातार कई मंत्रालयों की कमान उन्होंने संभाली। सरफेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे, वे वन मंत्री रहे, टेक्सटाइल मिनिस्टर रहे, तो सभी में उन्होंने बखूबी काम किया। और गांधी परिवार, ही हैज गॉट ए क्लोज टाइज विद गांधी फैमिली, तो गांधी परिवार की नजदीकियां इंदिरा होने, गांधी के विषय में तो कहा जाता था कि जी राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद यदि कोई तीसरा पुत्र है तो जी वो कमलनाथ है। और कमलनाथ ने पूरी जिंदगी गांधी परिवार के साथ एक तीसरे पुत्र की भूमिका भी निभाई है, जैसा मेरा मानना है। जी हाँ, ये कहा जाता है और ऐसा देखने में भी मिलता था। उस समय तो हमने ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन जब से देखने मिला तो गांधी फैमिली से इनके बड़े नज़दीकी संबंध हैं, और वे मध्य प्रदेश की राजनीति के विषय में कोई भी निर्णय ले सकने में शुरू से सक्षम रहे। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वे भी उनकी सलाह के बिना कुछ ऐसा तो नहीं करते थे जहाँ पे ज़रूरत हो कमलनाथ जी की, और उनकी सलाह के बिना कोई काम करे, ऐसा होता नहीं। तो निश्चित तौर पे कमलनाथ जो है महाकौशल की राजनीति में तो गहरा दखल रखते ही, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, स्टार चेहरा भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, और उनका कांग्रेस में गहरा दखल होता है। विप्लव जी, पिछली बार महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई और कांग्रेस को बहुत सफलता मिली। इस बार पूरा महाकौशल जो आपके सामने है, कैसा लगता है भाई? अधिकतर टिकटें भी हो चुकी हैं, जी भारतीय जनता पार्टी ने कई नए लोगों को टिकटें दी हैं, उन सीटों पे ज्यादा फोकस किया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे थे या ज्यादा वोटों से हारे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले टिकट बांटकर एक नया काम कर दिया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। 3 महीने से उनके लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो इन सब का क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पर कोई असर पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा मिल सकेगा? देखिए, आज की स्थिति में महाकौशल जो है वह पूरे देश की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जितने भी मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं उनमें से आप समझिए, जो कांग्रेस ने जिन्हें अघोषित रूप से या घोषित रूप से जिन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया हुआ है, कमलनाथ जी महाकौशल से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, वे महाकौशल से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा में जो मुख्य सचेतक हैं राकेश सिंह जी, वो महाकौशल से चुनाव लड़ रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वो महाकौशल से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा की सदस्य संपतिया उइके, वे राज्यसभा से चुनाव लड़ रही हैं। और ये माना जा रहा है कि महाकौशल की राजनीति का जो असर है वह पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। पिछले बार कांग्रेस को महाकौशल में कहा जाता है कि 38 सीटें हैं, और थोड़ा सा क्षेत्र को हम एक्सटेंड करके देखें तो ये सीटें 44 मानी जा सकती हैं।
तो 44 में से कांग्रेस को काफ़ी सीटें मिली थी, 24 से 25 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और कांग्रेस चाहेगी कि कम से कम ये सीटें उसकी कायम रहें और या फिर वह इनको और बढ़ा सके। वहीं भाजपा का भी फोकस इस बात पर है कि पिछली बार वो कांग्रेस में कमज़ोर नहीं है, इसको हम चूक नहीं कहेंगे, शायद भाजपा अपनी बात पहुंचा नहीं पाई थी या जो भी हो, कांग्रेस का प्रचार अच्छे ढंग से रहा होगा, वो अपनी बात पहुंचा पाई, तो कांग्रेस को आशातीत सफलता मिल गई थी, भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी। तो दोनों का फोकस इस बात पर है कि महाकौशल पूरी सरकार बनने की धुरी बन के रहेगा यहाँ पर, इस बार यह तय है। और इसीलिए कमलनाथ जी का भी फोकस पूरा महाकौशल पर है। छिंदवाड़ा की जहाँ तक बात आती है, तो छिंदवाड़ा में जो 7 सीटें हैं, तो मुझे लगता है कि कमलनाथ यह चाहेंगे और वहाँ पे जो स्थिति अभी बनती दिख रही है, कांग्रेस वहाँ पे बहुत उत्साहजनक काम करेगी, अच्छे परिणाम आएंगे कांग्रेस के लिए। वहाँ पे बालाघाट में लगा हुआ बालाघाट जिला है, वहाँ पे कांग्रेस को आशातीत सफलता मिल सकती है। और भाजपा के साथ यह है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता के विरुद्ध जो वातावरण बन जाता है, वह उसका सामना उसको करना पड़ रहा है। लेकिन जो योजनाएं अभी पिछले कुछ 3-4 महीनों में लागू की गई हैं, उसका कुछ आंशिक लाभ चुनावी आचार संहिता के पहले भी मिल चुका है। तो भाजपा को भी उम्मीद पूरी है कि वह बराबरी की लड़ाई में खड़ी रहेगी, और हो सकता है कि भाजपा को यह भी लगे कि वह आराम से सरकार बना सकती है। लेकिन जब तक रिजल्ट्स आने के पहले, जब तक ये चुनाव आगे नहीं बढ़ता है, नामांकन का आज अंतिम दिन है, ये अगले 10-12 दिनों में जो अभी हॉलीडे सेशन आएगा दिवाली के पहले, वो अगले 10 दिनों में यह निश्चित तौर पे सामने आ जाएगा कि क्या स्थिति बन रही है। विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व है उसकी कार्ड के रूप में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला। जैसे कि प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में पहले चुनाव की शुरुआत जबलपुर से नर्मदा पूजन से की, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी ने नर्मदा पूजन से काम शुरू किया था और उनको सफलता मिली थी। उस समय आपने भी देखा होगा कि बजरंगबली का मुद्दा बहुत छाया था, शहर में जगह जगह गदा लगाए गए थे, बजरंगबली, बड़े बड़े बजरंगबली बुलाए गए थे, साउथ से बुलाए गए थे। तो एक एक हिंदुत्व कार्ड भी खेलना चाह रही है कांग्रेस, और दूसरा कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का बड़ा फोकस इस बार आदिवासी वोटों पर भी है जी। तो क्या लगता है कि हिंदुत्व और आदिवासी दोनों जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक थे, उसमें कांग्रेस सेंध लगा पाएगी क्या? देखिए, आदिवासी वोटों की जहाँ तक बात है, तो कांग्रेस को पूरी उम्मीद है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आदिवासी वोट प्राप्त करने में ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, जो आदिवासी क्षेत्रों से जो विधानसभा सीटें हैं, वहाँ से जो अभी समाचार आ रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है। लेकिन अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जबलपुर आए थे, और भाजपा भी यह पूरा संदेश देना चाहती है कि वह पूरी तरह से आदिवासियों के साथ है, उनके हितों के संरक्षण के लिए काम कर रही है, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है, उनको आर्थिक लाभ, उनका जीवन स्तर उच्च करने के लिए, बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो अमित शाह जी आए, उन्होंने भी आके जो हमारे अमर शहीद हैं रघुनाथ शाह, शंकर शाह, उनकी मूर्ति पर नमन किया। अभी पिछले कुछ दिनों में शंकर शाह, रघुनाथ शाह की पूछ परख अगर हम कहें, तो दोनों पार्टियां बहुत अच्छे से करें, और ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल होना भी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। इसको हम वोट के एंगल से अगर देखें, तो इसका निश्चित तौर पे वोट में फायदा होता है। लेकिन अब अपनी बात किस तरह से कौन सी पार्टी पहुंचा पाई है, ये रिजल्ट में सामने आएगा। पार्टियां दोनों लगी हैं। और जहां तक हिंदुत्व की बात है, तो मुझे लगता है कि ये विधानसभा चुनाव है प्रदेश के, तो विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का असर तो होता है। कौन सी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर क्या असर होता है, मतदाता के ऊपर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी संख्या में विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के चेहरे पर भी उसने क्या काम किया, जनता के बीच में कितना पहुंचा है, यह मुख्य बात हो जाती है। हिंदुत्व वाला मामला जो है, यह तो केंद्रीय जो बड़े लोकसभा चुनाव है, उसमें ज़्यादा हावी होता दिखेगा मुझे, यह अभी तक का मेरा आकलन है। तो अभी अगर आपके साथ चर्चा करके हम ये निष्कर्ष निकालें कि चुनाव में किसी की लहर नहीं, चुनाव जो चल रहा है ये मतदाता बहुत साइलेंट है, किसी से कोई बात कर नहीं रहा। मतलब आप एक पक्ष में ये नहीं कह सकते कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की लहर है या कांग्रेस की लहर है। तो ये तो बहुत साइलेंट चुनाव है, किसी की कोई लहर नहीं है। इस लहर के बीच में
बिना लहर के बीच में जो पार्टी ज्यादा मेहनत कर लेगी या जिसके कैंडिडेट ज्यादा बेहतर होंगे वो चुनाव निकाल लेगी। एक अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे जी। कि आम आदमी पार्टी ने कुछ जगह अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, कुछ जगह ओवैसी ने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी खड़े किए हैं, कुछ मुस्लिम क्षेत्रों में भी खड़े किए हैं। क्या लगता है कि इसका नुकसान भाजपा को होगा कि कांग्रेस को होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज तक मध्य प्रदेश के लिए 76 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। जो ओवैसी जी की पार्टी एआईएम, उसका मुझे अभी जानकारी नहीं है कि कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं। जहाँ पे भी खड़े हुए होंगे वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश शुरू से जो है, प्रारंभ से ही मध्य प्रदेश में दो दलीय राजनीति चलती आई है, कांग्रेस और भाजपा। 1980 के पहले यह जनसंघ होता था भाजपा, तो कांग्रेस और भाजपा की रणनीति चलती आई है। और जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए कुछ जिले हैं, वहाँ पे समाजवादी पार्टी भी अपना थोड़ी उपस्थिति दर्ज कराती है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई बड़ी दूसरी कोई पार्टी उपस्थिति दर्ज कराए, यह फिलहाल तो मुझे नहीं लगता। आम आदमी पार्टी के साथ यह जरूर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अगले इलेक्शंस में या 5 साल बाद के विधानसभा चुनाव जो होते हैं, उसमें कुछ अपनी कुछ बेहतर भूमिका का निर्वाह कर सकती। फिलहाल तो मुझे आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा यह कि उन्हें गेन उम्मीद करना नहीं है, लग रही। यह उम्मीद मुझे लग नहीं रही है। सिंगरौली में जरूर आम आदमी पार्टी का मेयर जो है वो चुनाव जीता हुआ है, तो हो सकता है कि वहाँ पे उन्हें कुछ फायदा मिले, लेकिन फिलहाल मुझे आम आदमी पार्टी से नहीं कोई विप्लव ज़्यादा जी, उम्मीद मेरा नहीं लग मेरा रही। प्रश्न ये है कि उनसे उम्मीद तो कुछ नहीं है उनका। मुझे भी नहीं लगता कि कोई उम्मीदवार जीतेगा या ओवैसी की पार्टी से कोई जीतेगा। ये काम कितना बिगाड़ेंगे, ये कितने वोट अपने पास ले जाएंगे, और जहां 5-10 हजार की हार जीत होती है उसमें ये ऐसा आपको लगता है कि ये किसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के वोट बिगाड़ू का काम कर देंगे? वोट बिगाड़ू का काम ये उन क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां पे उम्मीदवार के प्रति जनता की सामान्य नाराजगी हो। अगर किसी उम्मीदवार के प्रति सामान्य नाराजगी होगी जनता की, तो हो सकता है कि एक विकल्प के तौर पर वे आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। और जहां तक एआईएम की बात है, तो यह माना जा रहा है कि वह मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आईएम के उम्मीदवार मैदान में आएंगे। वहीं एक बात ये भी देखने में आई कि मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष में अगर आम आदमी पार्टी ये एआईएम मुस्लिम उम्मीदवारों के पक्ष में अगर आगे बढ़ती भी है, तो मुस्लिम उम्मीदवार बड़ा समझदार हो चुका है, उसे मालूम है कि उसे वोट किसे देना है। आप मेरी बात बिल्कुल समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहा वह हूं मैं वोट आपकी बात। कटवा की स्थिति में तो एआईएम अब मुझे नहीं नहीं लगता बचा कि है, नहीं मुझे भी नहीं लगा बचेगा। जी। है। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके विप्लव अग्रवाल जी। हम लगातार इसी तरह आपके बीच आते रहेंगे चुनावी चर्चा में। जबलपुर से कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ मैं संजीव चौधरी, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए।